डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। पीएम मोदी के निर्वाचित पीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का, उत्साह का माहौल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ के हनुमान सेतु पहुंचकर पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के कंटेनर से 6 क्विंटल गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। कानपुर में अंतर्राज्यीय फर्जी डिग्री रैकेट का भांडाफोड़। सरगना समेत 4 गिरफ्तार। हाई स्कूल से पीएचडी तक के प्रमाण पत्र होते थे तैयार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा लैंड जिहाद पर योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक की। लखनऊ में आयोजित जगत गुरु रामभद्राचार्य के 9 दिन चलने वाले श्री राम कथा के समापन मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने लैंड जिहाद और लव जिहाद को देश के धार्मिक जनसंख्या संतुलन को बदलने की एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि लोगों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को लेकर भी रणनीतिक बदलावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और अवैध कब्जों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत की धरती धर्मशाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने रामायण के पात्रों खर, दूषण, मारीच और सुबाहु का उल्लेख करते हुए कहा कि ये विनाशकारी शक्तियां भी उस दौर में एक तरह के लैंड जिहाद में शामिल रहीं, जो ऋषियों के आश्रमों और खाली जमीनों पर जबरन अपने तंबू गाड़ देती थीं और बस्तियां उजाड़ देती थीं। इस बयान का मूल संदेश यह है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और राष्ट्र की आत्मा का सम्मान करने वाले ही आदर पूर्वक रह सकते हैं। जो देश की प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनके लिए भारत कोई शरण स्थली या खुली धर्मशाला नहीं है। इस बयान के पीछे पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों जैसे भारत नेपाल सीमा सटे जिलों में जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में जनसंख्या संतुलन में अप्रत्याशित बदलाव देखा गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक इन संवेदनशील नो मैंस लैंड के पास और रेलवे लाइनों के किनारे अवैध मुस्लिम बस्तियों और मजहबी ढांचों का तेजी से विस्तार हुआ है। लैंड जिहाद शब्द का उपयोग या प्रयोग मुख्य रूप से उस पैटर्न को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जहां रेलवे, वन विभाग, ग्राम सभा की नजूल जमीन और पीडब्ल्यू की खाली जमीनों पर पहले से कोई मस्जिद मजारों को स्थापित किया जाता है। फिर धीरे धीरे चारों तरफ उसमें एक अवैध प्रवासी मुस्लिम आबादी बसा दी जाती है। उत्तराखंड और असम के बाद उत्तर प्रदेश भी इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक टाइम बम के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासनिक रूप से पूरी तरह अलर्ट है और ऐसे देश विरोधी तत्वों को रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने में भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन करके सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स को सक्रिय किया है। इसके तहत हजारों हेक्टेयर नजूल और वन भूमि को खाली कराया गया है। बॉर्डर सर्विलांस के जरिए भारत नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ और बिना पहचान पत्र के बसने वाले संदिग्ध तत्वों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए गए हैं।
साल 2020 से लव जिहाद के जरिए जनसंख्या संतुलन को बदलने की कोशिशों को रोकने के लिए यूपी में सख्त गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध कानून 2020 लागू है। केरल हाईकोर्ट की 2009 और 2011 की टिप्पणियों का हवाला देकर इसे और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को किसी तुष्टीकरण के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध धार्मिक कब्जे को हटाना किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि कानून की राज की बहाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक दिशा को तय करने वाला है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर एक्शन और सख्त पुलिसिंग के जरिए हटाने की कार्रवाई को और बल मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का आरोप है कि योगी सरकार जानबूझकर लैंड जिहाद जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रही है। विपक्ष के अनुसार कानून का अपना एक दायरा होता है। यदि कहीं भी अवैध कब्जा है तो सरकार को उसे बिना भेदभाव के कानूनी कार्रवाई करके खाली करवाना चाहिए। विपक्ष इसे वास्तविक मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई से ध्यान भटकाने और आगामी चुनावों से पहले सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में इसे देख रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज चैनल, और निपुण आलम बायन जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण जी, पहला सवाल आपसे, भारत की धरती धर्मशाला नहीं है, इस असल संदेश के क्या मायने निकालने चाहिए? देखिए, जो सीएम योगी ने कहा जी, देखिए दोनों पहलू हैं। एक तो हम बात कहेंगे कि ये तो बात फैक्ट है कि भारत में कई जगह पर आप देखेंगे तो इस प्रकार के अवैध कब्जे होते हैं, चाहे वो सार्वजनिक जमीन हो, सरकारी जमीन हो, या धार्मिक आधार पर भी, धार्मिक स्थलों पर भी अतिक्रमण देखा गया है। और इसमें एक बड़ा बात जो भी आपने स्टार्टिंग कमेंट में कहा कि जो हम देखते हैं कि जनसांख्यिकी के बदलाव, धार्मिक प्रभाव, वो भी एक बड़ा कारण बनता है। और हम जानते भी हैं कि वक्फ बोर्ड के पास में आप देखिए कि देश में सबसे ज्यादा अगर संपत्ति किसी के पास, रेलवे के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। और हम देखें तो करीब आपका 29 लाख एकड़। और देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2013 में ये जमीन करीब 18 लाख एकड़ थी, और जब हमारे गृह मंत्री जी ने यानी कि अमित शाह जी ने संसद में बताया था तो ये अब आकर 39 लाख एकड़ हो गई है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा होना तो ये कहीं ना कहीं दिखता है। पर ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही समुदाय के विशेष लोगों के द्वारा ही इस प्रकार का अतिक्रमण होता है। हम वैसे भी देखते हैं कि मंदिरों में भी कई बार कुछ कमेटी वगैरह बनाकर लोग कब्जे कर लेते हैं। कोई सरकारी जमीन, मान लो रेलवे की जमीन खाली पड़ी है, निपुण जी, कर लेते हैं। सवाल बस इतना है कि अभी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी बयान का बेहद अहम मतलब है। नेपाल यूपी बॉर्डर पर जो आप कह रहे हैं सभी धर्मों के लोग कब्जा करते हैं, यूपी नेपाल बॉर्डर की बात करें तो वहां सीधे तौर पे मुस्लिम आबादी बसाई जा रही है, प्रवासी मुस्लिम आबादी। उसमें ज्यादातर रोहिंग्या मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है। अब आप सोचिए खुद, 80% हिंदू बहुल नेपाल से केवल मुस्लिम आ रहे हैं। अगर जांच की जाती है तो बांग्लादेशी मुसलमान निकलते हैं, रोहिंग्या मुसलमान निकलते हैं। तो यह किसी साजिश के तहत ही बसाया जा रहा है। रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी जाती है, रातों रात मजार 4 ईंटें लगा के खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी अपना झंडा गाड़ देता है कि हमारी जमीन है। असल में ये झंडा इसलिए गाड़ा जाता है ताकि कानूनी विवाद का रूप देकर इस जमीन पे अस्थायी रूप से प्रवासी या अवैध तरीके से बसने वाले मुसलमानों को बसाया जा सके। यह एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर। विनय राय जी, पिछले कुछ सालों से या दशकों से नेपाल के तराई इलाकों में जो भारत की सीमा से लगते हैं मुस्लिम आबादी का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। खाड़ी देशों से आने वाली फंडिंग के जरिए सीमावर्ती नेपाली जिलों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार से सटे इलाकों में धार्मिक ढांचों, मदरसों, मस्जिदों और संदिग्ध बस्तियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। तो इस अतिक्रमण को भारत को कैसे देखना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रसून जी की 2003 की मैं बात करूंगा, जिस मदरसों का और खास तौर से सराउंडिंग जो नेपाल से बॉर्डर लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी जो बात आप कर रहे हैं, चाहे सिद्धार्थ नगर हो चाहे महाराजगंज हो, क्योंकि इन दो इलाकों में 2003 में विजिट किया और एक स्पेशल स्टोरी के तहत जब मैं वहां गया तो दो मंजिल के मदरसे वहां बने हुए हैं, जहाँ पे बाहर के बच्चे आके वहां रह के पढ़ते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी की तरह वो मदरसे हैं। तब भी एक सवाल उठा था कि आखिरकार बॉर्डर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर ऐसे इतने आलीशान जो मदरसे बने हैं, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? ये बात तब भी आई, सुरक्षा एजेंसियों ने तब भी चिंता जाहिर की और आज भी वो चिंता का स्वरूप बना हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आज लगभग 3 से लेकर हम 2026 में आ गए, 23 साल हो गए लगभग, और अभी भी हम कहीं न कहीं वहीं खड़े बैठे हैं। तो आखिर इसका परिणाम क्या है? आखिर सरकार अगर कहीं न कहीं संवेदनशील होती या सुरक्षा एजेंसियां होती तो फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स किस बात की? अगर आपको लगता है कि नेशनल के इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं है तो तोड़ के खत्म करिए। लेकिन आज अगर ये बात आई, चाहे बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा या खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक राम कथा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि भारत एक धर्मशाला नहीं है, तो धर्मशाला तो न तब था न अब है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग को चिन्हित करिए और देश के बाहर निकालिए। अगर कहीं से भी कोई शेल्टर पाएगा, चाहे पॉलिटिकल शेल्टर मिले या प्रशासनिक शेल्टर मिलेगा, तो आदमी अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। तो सबसे पहले विनय जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो उस समय जो दौर था 2003 के बाद 2004 के बाद, तो कांग्रेस का शासन था, यानी अगर इनकी बसावट हो रही थी तो सीधे सीधे तौर पे राजनीतिक तुष्टीकरण साफ दिखता है। लेकिन अब विपक्ष फिर आरोप लगा रहा है, जिसमें समाजवादी और कांग्रेस जैसे दल शामिल है। कह रहे हैं जब भी राज्य में कोई चुनाव नजदीक आता है, रोजगार, महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार घिरती है, तब लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात की जाती है और ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है। क्या यह वास्तव में योगी सरकार की ईमानदार कोशिश है इस मुद्दे को उठाने की, या केवल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? विनय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस बात की आप बात कर रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर खास तौर पे पूरा कोरस बॉर्डर है, कोई उससे फिनिशिंग नहीं है, एकदम खुला सीमा रेखा है। जिन बॉर्डर का हम जिक्र करते हैं, जहां से गाड़ियां जाती आती हैं, मैं उसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो वहां पर भी जैसे भारत से कोई लोडेड गाड़ी जा रही है नेपाल के अंदर, तो उनके बॉर्डर पे पूरी गाड़ी अनलोड होती है, पूरी गाड़ी का सामान उतारा जाता है, चेक होता है, फिर रखा जाता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। जब मैं खुद विजिट किया था उस समय की स्थिति ऐसी थी कि रैंडम किसी अगर सुरक्षा एजेंसी को लगता है 1000 गाड़ी 500 गाड़ी पर, तो एक गाड़ी को ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन हर गाड़ी के साथ ऐसी सुरक्षा नहीं थी। प्लस अगर आपको जाना है अंदर बाहर तो कोई चेकिंग नहीं है, आप गाड़ी में बैठ के चले जाइए या जेब में कुछ लेकर चले जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। बाकी जो ओपन बॉर्डर गांव खेत से लगे उनका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सोनौली बॉर्डर और जो बुटवल बॉर्डर इनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो खुले तौर पर ट्रकें जाती है, गाड़ियां जाती हैं। तो नेपाल तो संवेदनशील है कि आपकी गाड़ी जो जाती है भारत से या कहीं से भी जा रही हो, उसको रोकता है, पूरा सामान उतारा जाता है, उसको चेक किया जाता है। क्या भारत में फैसिलिटी तब नहीं हो सकती थी? और आज भी ये सवाल आज भी उसे खड़ी है, चाहे यूरिया की तस्करी हो चाहे तेल की तस्करी हो, आज भी होता है और सारे सिस्टम को लोग जानते हैं। तो मेरा तो एक स्पष्ट मत है कि केवल भारत पाकिस्तान सीमा को लेकर हम चौकसी क्यों करें? भारत बांग्लादेश में उतना संवेदनशील है, भारत नेपाल सीमा भी हमारे लिए उतना ही संवेदनशील। विनय जी, अब जो जानकारियां खुल के सामने आ रही हैं उससे साफ है कि बांग्लादेश के मुस्लिम रूट चेंज करते हुए इन बॉर्डरों पे बस रहे हैं, रोहिंग्या को बसाने की साजिश रची जा रही है और खारिज जो पैसा आ रहा है वही लगाया जा रहा है। ये केवल महज व्यापार का या केवल बसाने का नहीं, मुद्दा एक साजिश के तहत बसाया जा रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं लैंड जिहाद पर, सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक की। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी। विनय राय जी, इस लैंड जिहाद के यानी भारत नेपाल सीमा पर लैंड जिहाद के असली गुनाहगार कौन हैं? किसके कारण से इनको सह मिल रही है? क्योंकि आप वहां रिपोर्टिंग कर चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो ताजा हालात के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, हम बॉर्डर के उस पार को दोषी क्यों माने? हम तो अपने पार वालों को दोषी मानेंगे जी। आप याद करिए, जो लोग भी पुराने जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे, एक मिर्जा दिलशाद बेग हुआ करते थे जिसमें फेक करेंसी का बड़ा बोलबाला था कि नेपाल के रास्ते सीधे भारत के अंदर दाखिल होता था और मिर्जा दिलशाद बेग उसके सबसे उपयुक्त कैरेक्टर माने जाते थे। जहाँ तक मुझे याद है 1998 के आसपास उनकी हत्या हुई थी। जैसे अभी धुरंधर चल रही है ना कि लोग पाकिस्तान में जाकर धुरंधर मार रहा है, ऐसे उस समय नेपाल में किसी धुरंधर ने उनको गोली मार दी। तो सवाल ये उठता है कि अगर बॉर्डर की उस तरफ आपको पता है कि कौन हमारा दुश्मन है और क्या कर रहा है, तो उसको तो आप पकड़िए, चिन्हित करिए, जैसे भी चाहे आइसोलेट करिए। लेकिन भारत में कौन है, कौन उनको बॉर्डर के भाई इस तरफ शेल्टर दे रहा है, उसको भी चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की कमियां दूर नहीं करेंगे तब तक दूसरे पे ब्लेम लगाने से क्या
होने वाला है। राजनीतिक सह को आप कितना प्रतिशत देंगे कि राजनीतिक सह के कारण इस तरह की बस्तियों की बसावट हो रही है, अवैध बस्तियों की? जी, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पावर के चलते सब कुछ होता है। आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पुलिसिंग पावर है, उनको पता है कि अगर अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो पॉलिटिकल शेल्टर चाहिए। पॉलिटिकल शेल्टर कब मिलता है? जब उनके लोग खुश रहते हैं, क्योंकि पैरवी तो लोकल के लोग ही करते हैं, उन्हीं के लोग तो करते हैं जी। तो जो लोग भी इन्वॉल्व रहे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी पहुंच रही है, उनको बचाते रहे। वरना रातों रात 2 मंजिला अगर आपका मदरसा बनकर तैयार हुआ तो किसने पैसा दिया? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर उस मदरसे में 500,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पैसा उनके खाने का, पीने का, उनके बाकी संसाधनों का पैसा कौन दे रहा है? ये कौन जांच करेगा? ये कहीं ना कहीं सिस्टम को लोग करेंगे। पॉलिटिकल बॉस जो होते हैं वही फाइनल लोकतंत्र में थे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल बॉस ही सब कुछ है। तो यहाँ के कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल जो विल पावर है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और जो भी सरकारी सिस्टम के लोग हैं उनको भी अपने आप को थोड़ा आंख नाक कान खोल के चलना पड़ेगा। देश हित पहले रखना पड़ेगा, अर्थ हित को बाद में रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है। निपुण जी हमारे साथ मौजूद। निपुण जी, क्या जैसा आप पहले भी बोल रहे थे, क्या सार्वजनिक संपत्तियों पे होने वाले दावों और वक्फ बोर्ड के पास दर्ज जमीनों के बीच क्या कोई सीधा टकराव दिख रहा है? चूंकि सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी सरकार राज्य की वक्फ संपत्तियों और सरकारी जमीनों का कोई व्यापक डिजिटल और फिजिकल ऑडिट कराने पर लग रहा है विचार कर रही है। जी देखिए शुक्ला जी, पहले तो मैं नेपाल के ऊपर टिप्पणी कर दूं। देखिए हमारे 2 देश ऐसे हैं, हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हमारा कोई वीजा सिस्टम नहीं है, नेपाल और भूटान, एक ट्रीटी के तहत। और नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है बहुत कंजेस्टेड बॉर्डर है। वहां से किसी भी तरह का, चाहे वो काउंटरफिट करेंसी हो या अवैध उत्पादन हो, बहुत आसान है। और आपको याद होगा एक बड़ी सोशल मीडिया पे चली थी एक महिला सीमा यादव कर, वो भी नेपाल के बॉर्डर से आई थी। तो निश्चित रूप से, और अभी हमने एक मूवी देखी थी, अभी जिक्र किया विनय जी ने, ये धुरंधर मूवी का, उसमें अगर आपको याद, उसमें दिखाया गया था, वो बिल्कुल सही बात थी कि बहराइच जो एरिया है वहां पर एक बाहुबली हुआ करते थे और वो कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते तमाम तरह का अवैध कार्य करते थे। तो जो अवैध कार्य है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नेपाल की धरती से, ठीक है, नेपाल से हमारा जो रिलेशन है उसको देखते हुए बेनिफिट लेने का प्रयास इस प्रकार की ताकतें कर रही हैं। और पाकिस्तान ने भी टारगेट नेपाल को ही किया है कि हम नेपाल के रास्ते से भारत में डिस्टर्बेंस। निपुण जी, तो इसका गुनाहगार किसे माना जाए? पॉलिटिकल सिस्टम को, लोकल पुलिस को? नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम 2011 में देखें जनसंख्या यहाँ की तो करीब 4.4% थी, जो बढ़कर अब 2021 की जनगणना अगर हम देखें, नेपाल की जनगणना, तो वहां के अकॉर्डिंग 5.1 हो गई है। तो निश्चित रूप से नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हो रही है कि वो सीमावर्ती इलाकों में कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। और भारत में भी अगर इस प्रकार की चीजें बढ़ी हैं तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन की कभी भी कहेंगे, लेकिन साथ ही क्या है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर की जो स्थिति है। विनय जी एक बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं, नेपाल से हमें क्या लेना देना? आपकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, आपकी जमीन पे मस्जिद मजार बन रहे हैं, तो नेपाल का कहाँ उसमें दखल है? आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, क्यों बसाए जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। जो आदमी प्रवासी मुस्लिम आ रहे हैं उनके पास रहने खाने की दिक्कत है, हजारों करोड़ों रुपए की लगातार पूरे बॉर्डर पे मस्जिदें बन रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब किसी और की जांच की, कोई और जांच थोड़ी करवाएगा, नेपाल थोड़ी करवाएगा, ये तो करवाना हिंदुस्तान को ही है। उसके लिए कौन फेल्योर, किसका फेल्योर है? बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, भूटान से तो नहीं हो रहा है, बांग्लादेश से तो नहीं हो रहा है, पाकिस्तान से तो नहीं हो रहा है। नहीं निपुण जी, आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझिए, बांग्लादेशी मुस्लिमों को रीरूट किया जा रहा है। जी विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विनय जी, पूरा कर लें, निपुण जी को पूरा कर लें दीजिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि आज की डेट में बांग्लादेश की धरती से तो नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बांग्लादेश की धरती प्रयोग कर रही है किसको भेजने के लिए, नेपाल की धरती को। तो मैं ये कहूंगा, देखिए हमारे गवर्नेंस का तो फेलियर है ही, और हमारी जो एसएसपी है उसका भी फेलियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी, जो भारत और नेपाल को दोनों को, क्योंकि ये समस्या केवल भारत के बॉर्डर पे नहीं है, ये नेपाल के बॉर्डर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम दोनों का देश मिलकर कुछ प्रकार का एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाए और वेरिफिकेशन करने के लिए, मुझे लगता है कि अब ज्वाइंट मैकेनिज्म से आगे की बात चल गई है, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, उनका इरादा साफ है।
विनय जी, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस को इस विकास मॉडल का ही एक अनिवार्य हिस्सा माना जाना चाहिए। देखिए, जहां तक योगी जी की बात है, जो आज बात उठा रहे हैं, योगी जी पूरे बॉर्डर से भली भांति वाकिफ हैं। बतौर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर भी, बतौर सांसद भी, मुद्दा समय समय वो पार्लियामेंट में उठाते रहे। अब उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में है। अब उसको संजीदा तरीके से, या उसको कहे कि एक तरह से फुल प्रूफ प्लान बना के उसको खत्म करना चाहते हैं उस समस्या को। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इंडो नेपाल बॉर्डर केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। 1600 किलोमीटर लंबी ये पूरी बॉर्डर है और सब खुला हुआ है। तो आपको पूरा एक तरह से सबको मिल करके एक एफर्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको नेपाल को विश्वास लेना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल से हमारे रिश्ते दूसरे तरह के हैं। आप सीधे उसको पाकिस्तान की ट्रीट नहीं कर सकते। तो सब कुछ देख दाख करके मैं इतना ही कहूंगा कि जो सस्पेक्ट है उसको तो आइसोलेट आपको करना पड़ेगा, और खास तौर से अपने बॉर्डर को अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आपको बड़ी चुनौती का सामना आपको इंडो नेपाल बॉर्डर पे करना पड़ेगा। चलिए, वैचारिक रूप से यह बहस इस बात पर आकर टिकती है कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी सीमाओं, आंतरिक जमीन की सुरक्षा के लिए जनसंख्या संतुलन पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए सख्त कदम की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी हो, पारदर्शी हो, संवैधानिक दायरे के भीतर हो। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।